अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ बुध की रात और अप्रैल की 22 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और अप्रैल की 23 तारीख है। नादरीन, अमेरिका से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर ब्रेक की है और उनका दावा है कि इस वक्त सदर ट्रंप की हुकूमत ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है, पाकिस्तान के जरिए चल रही है, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कि शायद ट्रंप हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है, जिनमें ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, यानी वो मुंजमद असासे जो कि अमेरिका और दूसरे ममालिक में इस वक्त पड़े हुए हैं। अमेरिका शायद उनमें से कुछ को यानी रिलीज कर दे उन पैसों को। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि अरब हार डॉलर ईरान के जो है वो अनफ्रीज हो सकते हैं, जबकि ईरान को इकोनॉमिक रिलीफ भी दिया जा सकता है इन मुज़ाकरात के नतीजे में। और जो निगोशिएशंस अब हो रहे हैं, तो वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया है कि उनमें कुछ मुमासलत वो नज़र आ रही है जो 2015 में साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे, और वहाँ पर जिन बातों पर इत्तेफाक हुआ था, कुछ उसी किस्म के मुज़ाकरात, यानी डायरेक्शन वही चल रही है, जहाँ पर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल तकरीबन वैसी ही रहें जो 2015 के मुआहदे में थी। वॉशिंगटन पोस्ट ये क्लेम कर रहा है कि वो मामला जिन पर के सदर ट्रंप आज तक बराक ओबामा को कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अब शायद इस जंग के नतीजे में वो खुद ईरान की ये शराइत मान लें। ये खबरें तो तब ही, यानी इनकी तस्दीक तब होगी जब कोई मुआहदा हो और उस मुआहदे की जो हकीकत है वो भी सामने आए। लेकिन एक चीज़ वाजह है कि जो ईरान की यूरेनियम की इनरिचमेंट की लिमिट्स हैं, उसके स्टॉक पाइल्स के कंट्रोल हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस पर फ़कत अमेरिका गौर कर रहा है। यानी मुकम्मल तौर पर उनको मुंजमद करने की बातें गरचे सतही तौर पर तो नज़र आ रही हैं, लेकिन शायद पर्दे के पीछे कुछ और पक रहा है, जिसमें कि शायद ईरान को काफ़ी सारी बरात दी जा सकती हैं। और ये कि जो इस वक्त सीज फायर तो है, लेकिन अमेरिका की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड या जो उसकी नाकाबंदी है वो भी जारी है। और उसकी वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉकेड है ये ईरानियन पोर्ट्स का है, यानी तमाम जहाज जो कि ईरानी बंदरगाहों से निकल रहे हैं, अमेरिका उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सिलसिले में भी हर किस्म की इत्तलात हैं। कुछ इत्तलात और ईरानी जराए इस हद तक दावा कर रहे हैं कि ईरानी जहाज जो है वो अब भी आबने हर्मुज उबूर करके निकल रहे हैं। लेकिन शायद इसमें कुछ ज्यादा हकीकत मुझे इसलिए नजर नहीं आ रही कि अगर ऐसा था तो फिर ईरान को मुज़ाकरात से बायकॉट करने की कोई वजह नहीं थी। ईरान का तो सबसे बड़ा जो इस वक्त आर्गूमेंट है वो ये है कि जनाब, आपने हमारी नाकाबंदी कर रखी है, इस नाकाबंदी के साथ हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और मसला ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि इनिशियली ईरान को 10 से 20 अरब डॉलर दिए जाएं, ताकि ईरान की जो ओवरऑल जो इस वक्त ईरान की डिमांड्स हैं उसमें से कुछ चंद डिमांड्स पूरी हों। लेकिन यहाँ पर अब खौफ ये भी यानी जाहिर किया जा रहा है कि इसके नतीजे में अमेरिका के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश आए, क्योंकि सर ट्रंप ने जिन नुकात पर या जिन वजूहात पर जंग शुरू की थी, या जिन वजूहात की वजह से जंग शुरू की थी, अब शायद उनमें से कई वजूहात को वो मान लें, क्योंकि वो ईरान की शराइत है। और ईरान इस वक्त यानी उसकी मिलिट्री जो है ओवरऑल तो ज़ाहिर है उसकी मिलिट्री को नुकसान तो पहुंचा है बमबारी में, लेकिन ईरान की अहलियत आज भी मौजूद है, ईरान के मिसाइल स्टॉक पाइल्स आज भी मौजूद है, ईरान के ड्रोन्स के स्टॉक पाइल्स आज भी मौजूद हैं। ईरान अपने लॉन्चर्स जिनके ज़रिए वो मिसाइल को दागता है, उनको वो रीपर्पस कर रहा है, जो नुकसानदेह, जिनको नुकसान मिल चुका है या नुकसान पहुंचा है। और यकीनन वो नए भी बीच में ला रहे होंगे, तो ईरान अपनी जंगी तैयारी भी कर रहा है, जबकि अमेरिका भी अपनी जंगी तैयारी कर रहा है। लेकिन चूंकि ये जंग अब एक स्टेलमेट में चली गई, ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन में जा चुकी है, इसीलिए अब अमेरिका इस कोशिश में है कि यहां से निकले। और इसीलिए आज सदर ट्रंप की जानिब से दो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सामने आई। एक तो उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, ये कहते हुए कि आज ईरान ने उनकी उस दरखास्त को मंजूर किया था जिसमें कि उन्होंने ईरान से कहा था कि आप उन 8 खवातीन को ना एग्जीक्यूट करें या उनको मौत की सज़ा या उनकी मौत की सज़ा पर अमल दरामद ना करें, जिन्होंने कि ईरान हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में हिस्सा लिया था। और ट्रंप के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने इन खवातीन की जान बख्शी की है। तो एक तो ये। दूसरा, उन्होंने आज
यहाँ न्यूयॉर्क पोस्ट एक अखबार है जो कि रिपब्लिकन पार्टी का के बहुत करीब समझा जाता है। उसके साथ एक जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शायद एक मरतबा फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हों दोबारा इस जुम्मे तक। इम्कान है कि इस जुम्मे को दोबारा शुरू हो, बल्कि उन्होंने यह कहा कि आने वाले 36 से 72 घंटे बहुत अहम है। इसके अंदर शायद हमारी कोई बड़ी डील वगैरह भी हो जाए। क्या यह मुमकिन है? फिलहाल तो इसका इम्कान कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन सदर ट्रंप हैं, शायद वो ज्यादा बाखबर हैं। जब वो ये बात कर रहे हैं तो यकीन उनके जहन में कुछ होगा। लेकिन अब तक उन्होंने जो भी कुछ कहा है उनमें से कई बातें अब तक गलत भी साबित हुई हैं। जबकि पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में काफ़ी यानी जो तहरीक है, सिफारती तहरीक, वो जारी है। पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने नाते राब्ते नहीं तोड़े। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ईरान के सफ़ीर के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान इस मामले का एक पुरअमन तस्फिया चाहता है और अपना किरदार अदा करता रहेगा। जबकि इसहाक डार साहब ने आज तुर्की के जो वजीर खारजा हैं उनसे भी बात की, और साथ ही बरतानिया के जो सफ़ीर है पाकिस्तान में, उनसे भी मुलाकात की, और एक मरतबा फिर सिफारतकारी और इस मामले का एक पुरअमन हल, इस पर बात हुई। जबकि जिस समय ने अर्ज किया कि नेवल ब्लॉकेड जारी है, और ये नेवल ब्लॉकेड ईरान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा रहा है, और उसकी जो हीट है वो ईरान में यकीनन महसूस की जा रही है। ईरान के अब तक अमेरिका कम से कम 3 जहाज जो है वो अपने कब्जे में कर चुका है, लेकिन अब ईरान ने भी कुछ ऐसा ही काम शुरू कर दिया है। आज ईरान ने आबने हुर्मुज़ के करीब एक जहाज पर हमला किया, उसको निशाना बनाया, उसको शायद थोड़ा नुकसान भी पहुंचा। जबकि 2 जहाजों को ईरान ने अपनी तहवील में ले लिया। तो यूं अब टिट फॉर टैट वाला मामला, अगर एक तरफ जंगबंदी है तो दूसरी जानिब जो ओशन ट्रैफिक है उसको डिसरप्ट भी किया गया है दोनों जानिब से। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लिया था, तो अब ईरान उन जहाज़ों को कब्जे में ले रहा है जो कि अमेरिका या इसके इत्तेहादियों के करीब समझे जाते हैं। और ये एक ऐसा खतरनाक ट्रेंड है जिससे कि यहाँ पर जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और इंटरनेशनल जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए जो सिचुएशन है बहुत बुरी है, क्योंकि तेल की यहाँ से जो जितनी भी तरतील है वो रुकी हुई है, और कारोबार जो है वो ठप है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इन ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ नुकसान ईरान की मईशत को हो रहा है, तो वहीं नुकसान कतर और मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत वगैरह को भी हो रहा है। इराक को ना भूलें। और अब इस पूरी सूरत हाल में जहां पर कि वाशिंगटन पोस्ट ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद अमेरिका ईरान को कुछ कंसेशंस देने के बारे में सोच रहा है, तो आज पेंटागन की जानिब से एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर शेयर की गई है अमेरिकी कांग्रेस के साथ। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को मुत्तला किया है कि आपने हुर्मुज़ में मौजूद जो बारूदी सुरंगें हैं, इनको क्लियर करने के लिए अमेरिकी फौज को यानी नेवी को कम से कम 6 महीने दरकार है। लेकिन इनकी पहली शर्त यह है कि इसके लिए यहाँ पर जंग का बंद होना जरूरी है। यानी उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर आपने बारूदी सुरंगें यहाँ से साफ करनी है, आपने हुर्मुज़ के इलाके से, तो उसके लिए हमें 6 माह दरकार है। पहली शर्त, जंग बंद होनी चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ पर से जो ट्रैफिक जाती है, यानी जो कारोबार होता है, जो तेल की तरसील होती है, गैस की तरसील होती है, वो तकरीबन डिसरप्टेड रहेगी आइंदा 6 माह तक। यानी इस पूरे काम को मुकम्मल होने में इस साल के आखिर तक का अर्सा लग सकता है, या अगले साल के अवाइल तक बात जा सकती है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर मामलात कितने ज्यादा संगीन हैं। तो अब इसको जहन में रखते हुए आप अमरीकी मराहत को अपने जहन में रखें, जो कि वाशिंगटन पोस्ट दावा कर रहा है कि अमेरिका इस पर सोच रहा है। तो फिर बात समझ में आती है कि सदर ट्रंप की जानिब से अगर ये इंडेफिनेट एक्सटेंशन दी गई है, तो वो भी उन्हीं रिपोर्ट्स को देख रहे होंगे, या उनके पास तो जाहिर है बहुत ज्यादा मालूमात हैं कि अगर वो इस जंग को ज्यादा जारी रखते हैं, तो इससे एक बात तो बिल्कुल वाजह है कि शायद नवंबर में होने वाले इलेक्शंस उनकी पार्टी हार जाए। क्योंकि आज रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से अमेरिकी मीडिया ही में ये रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर अच्छा खासा पैनिक आया हुआ है, लोग खौफ में हैं। रिपब्लिकन कैंडिडेट्स अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको दो चीजों का दिफा करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक इस जंग का दिफा, और दूसरा अमेरिका में आई हुई महंगाई की लहर का दिफा। ये दोनों वो चीजें हैं जिनके उनके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। तो बहुत सारे जो लीडरान हैं वो अपने आप को पॉलिटिकली रीपोजिशन कर रहे हैं, ताकि उनके री इलेक्शन के चांसेस बेहतर हों। क्या होंगे? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये काफी मुश्किल काम है। इसीलिए अब अगर आपने हुर्मुज को जल्द अज जल्द खोलना है, जो कि ग्लोबल चोक पॉइंट है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबार ये कह रहे हैं कि इसने
बाकायदा पूरी इंटरनेशनल इकॉनमी को गर्दन से दबोचा हुआ है। और उससे अब यहाँ पर उसका असर जो है वो अमेरिका में भी और दुनिया भर में फैलता जा रहा है। तो इसलिए इस जंग के खात्मे का जो जल्द अज जल्द कोई ऐसा इंतजाम हो कि जिसके जरिए यहाँ पर दोबारा मामलात को ठीक किया जाए, तो उसके लिए यकीनन सियासी तस्वीर जरूरी है। और इसीलिए पाकिस्तान का इस पूरे के पूरे किस्से में एक किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार बहुत अहम है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि ईरान इस वक्त इस खत्े में किसी भी मुल्क, एक मुल्क पर अगर सबसे ज्यादा एतमाद कर रहा है तो वो पाकिस्तान ही है। उनका फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन जो है बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मीडिएटर सिर्फ एक ही मुल्क है, उसका नाम पाकिस्तान है। तो लिहाजा पाकिस्तान की एक यूनिक पोजीशन है। और इस जंग का जल्द अज जल्द खात्मा जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जहां ईरान की जरूरत है बहुत ज्यादा, तो शायद उससे ज्यादा बड़ी जरूरत सदर ट्रंप की है। क्योंकि इसका असर अमेरिका की इकॉनमी, अमेरिकी अवाम की जेबों पर पड़ रहा है, बल्कि इससे ज्यादा असर उसकी अमेरिका में उनकी सियासत पर पड़ रहा है, आइंदा इंतखाबात पर पड़ रहा है। तो इसलिए मसाइल जो हैं उनके लिए बढ़ते जा रहे हैं। और इन मसाइल के मौजूदगी में पेंटागन यानी अमेरिकी जो वजारत दिफा है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। आज इत्तला ये है कि अमेरिकी नेवी के जो सेक्रेटरी हैं, उनको अपनी नौकरी से फारिग कर दिया गया है। उनका नाम जॉन फैलन है। उनको अपनी नौकरी से इसलिए फारिग किया गया है कि उनके शदीद इख्तलाफात थे जो वजीर दिफा हैं पीट हेक्सेथ के साथ। और कई माह तक ये चपकलिश जारी रही। लेकिन आज उसके बाद उनके दरमियान जो है इख्तलाफात वहां तक पहुंचे कि नेवी सेक्रेटरी को फारिग कर दिया गया। और वजह तनाज़ा क्या थी? शिप बिल्डिंग, यानी वो गोल्डन फ्लीट प्रोग्राम जो कि सर ट्रंप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसके तहत वो नई जनरेशन के जंगी जहाज, आबी जहाज तैयार करना चाहते हैं, बहरी जहाज। और उसके लिए यकीनन टाइम लाइंस हैं, और उसमें उनके काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात थे कि फ्यूचर की वॉरशिप्स जो हैं वो किस किस्म की हों। और इसमें जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान और नेवी के जो सेक्रेटरी थे उनके दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। और नतीजा उसका निकला क्या? आज वो अपनी नौकरी से फारिग हो गए। जहां इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, जहां पाकिस्तान एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जब इन मुज़ाकरात की तैयारी हो रही थी, जो इस्लामाबाद में दूसरा दौर नहीं हो पाया, तो उससे पहले इस्लामाबाद को तकरीबन बंद कर दिया गया था। इस्लामाबाद को एक महसूर शहर बना दिया गया था। इस्लामाबाद के बासियों की जिंदगी अजीरन कर दी गई थी। आज पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इन बंदिश की वजह से, इन जो ब्लॉकेड्स जो पाकिस्तानी हुकूमत ने खुद लगाए हुए थे ताकि इस शहर को महफूज बनाया जा सके, और महफूज बनाने का वाहिद यही तरीका था कि ना किसी को अंदर आने दो, ना यहाँ से किसी को बाहर जाने दो। सब कुछ को बंद कर दो, खुराक को बंद कर दो, तेल को बंद कर दो, सब कुछ को बंद कर दो, ताकि ये शहर महफूज हो जाए। यही हिफाजत का तरीका जाना गया। लेकिन आज इत्तला यह है कि उसके नतीजे में अब इस्लामाबाद में दो चीज़ें हो रही हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों में। एक, वहाँ पर फ्यूल की कमी आ रही है, पेट्रोल डीजल की कमी आ रही है। और दूसरा, खुराक की कमी आ रही है। जो आपकी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह हैं, और दूसरी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं, उनकी कमी आ रही है, क्योंकि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी मसाइल हो रहे हैं। यकीनन अब तो रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन यह है कि उसका जो असर है वो शायद आने वाले चंद दिनों में नजर आएगा। अगर इस पूरे, यानी जो वाकया हुआ है, उससे अगर एक सबक सीखा जा सकता है तो वो ये कि वो लोग जिनका काम इस शहर को महफूज बनाना है, मेरा ख्याल है सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उनको घर भेजना चाहिए। क्योंकि अगर किसी शख्स के पास किसी भी चीज का हल ये है कि आप पूरे एक शहर को महसूर कर लें, एक गैरिजन बना दें, तो ये गैरिजन स्टेट मेंटालिटी जो है, ये मॉडर्न स्टेट्स में ज्यादा नहीं चल सकती। अगर इस मसले का हल कोई ये सोच कर रहा है कि हम सब कुछ बंद करके इस शहर को महफूज महफूज बना लेंगे, तो यकीनन बनाया तो जा सकता है, लेकिन ये इंतहाई नाकिस प्लानिंग है। लिहाजा वो तमाम अशखास जिनका ये काम था उनको यकीनन घर भेजना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहां पर इस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होते हैं, आम आम होता है। न्यूयॉर्क में हर साल जनरल असेंबली का इजलास होता है, 150 से ज्यादा सरबराह ममलिकत तो हुकूमत जो है वो यहाँ मौजूद होते हैं। कुछ नहीं होता, जिंदगी चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लामाबाद में 8-10 बंदों के आने से अगर आप दो शहरों को बिल्कुल बंद कर दें, तो इससे अंदाजा ये होता है कि हम कितने मजबूत हैं। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है। साथ ही ईरान के हवाले से आज एक और खबर भी आई है, क्योंकि जहां अमेरिका ईरान पर प्रेशर डाल रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है, वहीं ईरान भी दुनिया को बता रहा है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। वो अपने नए कार्ड सिखा रहा है। आज ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने एक बड़ा एक्सटेंसिव मैप जो है वो जारी किया है, कि जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अंडरग्राउंड जो केबल्स हैं, जो कि
इंटरनेट केबल्स हैं जो कि आपने हुर्मुज के रास्ते फिर आगे अरेबियन सी और फिर उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान और साथ ही फिर बाबुल मंदब के रास्ते वो बहर अहमर में जाती हैं। तो पूरा नक्शा उन्हें डाला हुआ है। और इत्तलात ये हैं कि ये बात फैलाई जा रही है कि अगर ये मामला बिगड़े तो इन केबल्स को भी काटा जा सकता है। अगर ये केबल्स काटी गई तो मिडल ईस्ट जितना भी है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर्स हैं, बहुत कुछ है, वो सब कुछ उससे मुतासर होगा। ये एक बहुत बड़ा खदशा है, बहुत बड़ा खौफ है जो आज सामने आया है। और मेरा ख्याल है कि इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। साथ लेबनान से भी खबर आ रही है कि वो इसराइल के साथ अपने मुज़ाकरात में कोशिश कर रहा है कि जो सीज फायर है उसको 1 महीने तक बढ़ा दिया जाए। देखते हैं कि इस पर कुछ अमल होता है कि नहीं। और आखिर में थोड़ा जिक्र आबनाए मलाका का। आबनाए मलाका वो समंदरी शाहराह है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ है या बाबुल मंदब है। ये सारी की सारी राहदारियां हैं जिनके जरिए दुनिया की तिजारत चलती है। इसी तरह जो स्ट्रेट ऑफ मलाका या आबनाए मलाका है, ये सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के सरहदों पर वाक़ है। और ये बहर हिंद और बहरुल काहिल को मिलाती है। और जो मशरकी एशिया की तिजारत का 70% इस रास्ते से गुजरता है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान सामने आया जिस पर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है, और वो इंडोनेशिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका एक बयान। उनका कहना है कि जिस तरह ईरान आपने हुर्मुज से गुजरने वाली ओशन ट्रैफिक से टोल वसूल करने की तैयारी कर ऑलरेडी कर रहा है और इसको परमानेंट करना चाहता है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम जो स्टेट ऑफ मलाका या आबनाए मलाका जो है इससे जो जहाजी बहरी जहाज गुजरते हैं उनसे हमें भी इसी तरह टोल लेने चाहिए। इससे हम भी काफी पैसे बना सकते हैं और ये पैसे हम आपस में तकसीम कर सकते हैं। सिंगापुर उन ममालिक में शामिल है जो इसी राहदारी से गुजरता है, यानी ये राहदारी उनके पानियों से भी गुजरती है। और सिंगापुर ने कहा है कि नहीं, इसको जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए और इस पैसेज को किसी भी सूरत में हमें इस पर पैसे नहीं लगाने चाहिए और ना ही हमें कुछ और ऐसी हरकत करनी चाहिए जैसे कि इंटरनेशनल ट्रैफिक को नुकसान पहुंचे। इंटरेस्टिंग एंगल है और आप देखिए कि ये भी इस जंग का एक असर है जो कि हमें इंडोनेशिया में स्ट्रेट ऑफ मलाका में नजर आ रहा है। और आखिर में थोड़ा जिक्र पीरू का। पीरू जो है एक यानी लैटिन अमेरिका का अहम मुल्क है और अमेरिका के साथ उससे अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने हालिया महीनों में अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया कि वो 24 F-16 खरीदेंगे। वहां पर इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, होजे मरिया बेल्कजार। उन्होंने आज ऐलान किया कि हम इस जो एग्रीमेंट है तैयारों की खरीद का, इसको हम जो है अबेयंस में डाल रहे हैं या हम इसको डिले कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है इंटरिम गवर्नमेंट है, मुकम्मल गवर्नमेंट नहीं है। इंतखाबात के बाद जो नई हुकूमत आएगी ये उनका काम है कि वो इस एग्रीमेंट के साथ क्या करते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि फिलहाल हम ये तैयारे नहीं खरीद रहे। जब ये खबर आई तो जो पेरू में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने उस पर बड़ा रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने मफादात का भरपूर यानी उसका दिफा करेगा। और यकीनन अमेरिका की जानिब से पेरू पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। अमेरिका की जानिब से जो प्रेशर आए ना आए, लेकिन पेरू के अंदर इसके एक सियासी बहरान शुरू हो गया, क्योंकि इसका जो इनिशियल एग्रीमेंट था उस पर पेरू के वजीर दिफा ने दस्तखत किए थे। जब सदर ने यह फैसला किया कि हम इसको डिले कर रहे हैं, यानी F-16 की खरीदारी को डिले कर रहे हैं, तो उसके बाद पेरू के वजीर दिफा और वजीर खारजा दोनों ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ने इस्तीफा दे दिया ये कहकर कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। और इसलिए अब पेरू में एक सियासी यानी वहां पर अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। वहां पर नए इंतखाबात होने हैं और जो इस वक्त इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि जी नए इंतखाबात के बाद F-16 का फैसला होगा। अमेरिका चाहता है कि चूंकि आपने कहा है कि हमने ये तैयारे खरीदे हैं तो अब खरीदें, $3.5 अरब की डील है। लेकिन उसकी वजह से वहां पर आप देखें दो वजीरों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये F-16 बहुत अच्छा तैयारा है दुनिया में, यानी माना जाता है। लेकिन इसका ताल्लुक क्या F-16 की सलाहियत से है, पेरू की अंदरूनी सियासत से है, इलाकाई सियासत से है, या ओवरऑल जो तैयारे के हवाले से कोई सवालात हैं उसकी वजह से, ये वाजह नहीं। लेकिन एक बात वाजह है कि इसकी वजह से पैगाम बहुत गलत क्या है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि अमेरिका के जो वेपन्स होते हैं वो दूसरा मुल्क खरीदे और उसके बाद फिर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करे। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के सफीर ने इस पर रिएक्ट किया तो उससे ऐसा लगता है कि शायद उनको यह खदशा है कि पेरू इस मुआहदे से पीछे हट रहा है। हालांकि पेरू ने यह मुआहदा तोड़ा नहीं है, वो कहते हैं हम इसमें डिले करना चाहते हैं, नई हुकूमत आएगी वो फिर इसको फाइनलाइज करेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो कि लैटिन अमेरिका में यानी अमेरिका के कुर्ब जवार में हुई है। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।